हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। एक बार फिर सभी का स्वागत है। राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का नया सिलेबस आ गया है और दृष्टि तैयार है आपके लिए एक बार फिर से बहुत सारी चीज़ों के साथ। नए सिलेबस में क्या क्या नई चीज़ें हैं और किस तरह से हम चीज़ों को करेंगे, इन सब के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ इसलिए हम इंग्लिश से रिलेटेड बातों को करेंगे और क्या क्या सिलेबस में बदलाव हुए हैं और हमें इन चीज़ों को किस तरह से देखना है और हमारी रणनीति या स्ट्रैटेजी क्या होगी आगे जाके, हम इस सब चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, समझने की बात ये है कि सिलेबस पिछला क्या था और अभी क्या सिलेबस है, एक बार तो इसे देख लेते हैं, फिर हम इसका एक अध्ययन या स्टडी करेंगे। तो पिछली बार भी जैसे यहाँ लिखा हुआ है वही सब चीजें हैं ऑलमोस्ट सामान्य। हम क्योंकि इस पर गौर करेंगे इसलिए इंग्लिश की बात करेंगे ज्यादातर। सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी एक पेपर आता है उसमें हिंदी और इंग्लिश का, जिसमें टाइम ड्यूरेशन आपको पता ही है 200 मार्क्स का पहले भी था और अभी भी है। और इस तरह की चीज इसमें क्या सिलेबस है उसको देखने की कोशिश करेंगे। सिलेबस आपका जो है वो ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये सिलेबस में कुछ चीजें एक बार आप देख लीजिए, मैं भी इसमें कोई डिस्कशन नहीं कर रहा हूं अभी आपसे क्या सिलेबस है। ये सिलेबस ऑलरेडी आपको वैसे भी ज्यादातर चीजें पता है तो मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है आपको। तो इसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं, किस तरह से हम देखेंगे इन बदलावों को, या हमें अपना दृष्टिकोण क्या रखना होगा, क्या हम आधार लेकर आगे बढ़ेंगे। तो ये जो है इंग्लिश का सिलेबस है, मार्क्स 70 है। ग्रामेटिकल पार्ट जो है वो उसमें 20 मार्क्स का हो गया। अब 30 मार्क्स का ट्रांसलेशन प्रेसी राइटिंग है और कॉम्पोजिशन लेटर राइटिंग जो 20 मार्क्स का है, तो टोटल 70 मार्क्स का है। ऐसे वगैरह भी इसमें। लेकिन पहले हम गौर करते हैं 2024 में या इसके पहले जो सिलेबस था हमारा उसके बारे में। तब भी वही स्थिति थी, सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी 3 घंटे का था और 200 नंबर का था। हिंदी का इसमें पार्ट है ही। हम इंग्लिश के बारे में बात करें तो एक बार इंग्लिश का पार्ट देख लेते हैं क्या था उसमें। इंग्लिश है 80 मार्क्स की और यहीं से अपनी बात की शुरुआत भी करते हैं हम। ध्यान से सुनना और बहुत जरूरी बातें, बेहद इंपॉर्टेंट। पार्ट ए में ग्रामेटिकल पोर्शन था 20 मार्क्स का, वहां भी 20 मार्क्स का अभी भी है। उसमें 10 सेंटेंसेस फॉर करेक्शन के लिए आते हैं, यानी कि एरर्स आती थी, है ना, आपको पता है ये एरर्स आती थी। आर्टिकल्स, डिटर्मिनेंट्स, प्रीपोजिशंस, टेंसेस, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, मॉडल्स, वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस में कहते थे हम। नरेशन इसको हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहते थे। सिनोनिम, एंटोनिम्स, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वर्ड ऑफ्टन कंफ्यूज्ड और मिसयूज्ड, इसके बारे में बात की जाती थी। यानी कि 2024 में सिलेबस वास्ट था, यानी कि कई सारी चीजें ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पढ़नी पड़ती थी। आर्टिकल्स हैं, डिटर्मिनर्स हैं जिसमें एक्टिव पैसिव वॉइस है, नरेशन है, बहुत सारी चीजें होती थी। अब आते हैं एक बार अभी इसी पार्ट का डिस्कशन कर लेते हैं, पार्ट ए का, जो हम समझेंगे यहां पर। पार्ट ए में अब क्या चेंजेस आ गए हैं, पहले हम चेंजेस पर चर्चा करेंगे, फिर हम इस पर बात करेंगे कि वो चेंजेस क्या क्या हुए, उनको क्या क्या चीजें उसके अंदर है, और फिर हम तीसरा पार्ट जो पढ़ेंगे इसी वीडियो में, वो तीसरा पार्ट ये होगा हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी। तो पहले चेंजेस देखेंगे, उन चेंजेस में क्या क्या चीजें रखी गई हैं, उन्हें हमें कैसे पढ़ना, उनके एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे, और फिर हम देखेंगे क्या कि हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। तो 3 पार्ट पे हमारा ये पूरा पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा। तो पार्ट ए जो है ग्रामेटिकल सेक्शन का, ठीक, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वही बात एक बार मैं यहां पर आपको शो ऑफ कर देता हूं, आपको बता देता हूं कि आपको कैसे हमें अपनी चीजों को आगे बढ़ाना है। तो समझने की कोशिश करना बेटा, हम 3 पार्ट्स में चीजों को देखेंगे। हमारा जो वीडियो है वो 3 पार्ट्स में होगा, ठीक है। पहला पार्ट हमारा हो कि हम बात करेंगे किसके बारे में, कि सिलेबस में क्या फर्क आया है, सिलेबस और इसका कंपैरिजन। दूसरा, इस सिलेबस को हम कैसे पढ़ेंगे, व्हाट इज इन दी न्यू सिलेबस, है ना। एंड द थर्ड थिंग दैट मीन्स टू से आर स्ट्रैटेजी, हम किस तरह से चीजों को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा पूरा प्रोग्राम रहेगा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा जो सिलेबस है
जो नया सिलेबस आया है उसमें पुराने सिलेबस से क्या अलग हो गया है, या क्या चीज नई जुड़ गई है और क्या चीज नई नहीं जुड़ी है। तो ये हमारा वीडियो इन 3 चीजों पर बेस्ड रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं बेटा, सबसे पहले सिलेबस को देखते हैं। जो हमारा ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू का सिलेबस है, पहले हम उस पर फोकस होते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक, तो जो हमारा ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू का जो सिलेबस है उसमें देखने की कोशिश करना, प्रेपोजिशन रह गया है बस, समझ गए? अब सिर्फ प्रेपोजिशन बचा हुआ है, बाकी मॉडल्स, आर्टिकल्स, डिटर्मिनर्स, नरेशन, टेंसेस सब कुछ हटा दिया गया है। अब हमें सिर्फ प्रेपोजिशन पढ़ना है। ठीक, ध्यान से सुनना। उसके बाद सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी गायब। अब एक नई चीज उन्होंने जोड़ने की, ये चीज तो पहले भी मैं पढ़ाता था क्लास में कि नाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन क्या होते हैं, इस हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग करते, तो ये अभी भी है। द सेम वर्ड यूज एज अ डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच, ये चीज नई जोड़ी है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा क्या होता है ये। तो इसका कुल मिला के ऐसा मतलब है, एक शब्द है उसको नाउन की तरह कैसे यूज करते हैं, उसको जो है एडजेक्टिव की तरह कैसे यूज करते हैं, वर्ब की तरह, एडवर्ब की तरह, इस तरह से चीजों को समझना होगा। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये भी आ गया आपके पास, पहले भी था अभी भी आ गया है। और वर्ड्स ऑफ्टन कंफ्यूज्ड और मिसयूज, तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कंफ्यूजेबल होते हैं। आपने सुना होगा कंफ्यूजेबल पेयर्स, होमोनिम्स या जो है पैरानिम्स वगैरह ये सब होते हैं। तो या होमोफोन्स होते हैं। जैसे दो वर्ड हैं अपोजिट और ऑपोजिट, तो इस तरह की चीजें इसमें आ गई हैं। बेटा बात समझने की बात है, इन सब के साथ अब क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेशन लिखा हुआ है। तो एप्लीकेशन ये हम पहले भी करते थे, है ना, ये हम पहले भी पेपर्स में करते थे और अभी भी करेंगे। एप्लीकेशन लिख कर उन्होंने इसको बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि आपको ये करना ही करना है। तो करना क्या है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में क्या करेंगे, जैसे आपने कोई आपको वर्ड मिला, सपोज फ्रेजल वर्ब मिल गई आपको कॉल ऑफ, सपोज एक फ्रेजल वर्ब मिल गया आपको कॉल ऑफ, है ना, तो अब आपको इसको क्या करना है, एक सेंटेंस भी बनाना पड़ेगा, उसका मीनिंग भी लिखना और सेंटेंस ही बनाना। ये हम पहले भी कर रहे थे, लेकिन अब स्पेसिफिकली लिख दिया गया है एप्लीकेशन, यानी कि उसको अप्लाइड ग्रामर के थ्रू पढ़ना है। ठीक, तो ये ग्रामेटिकल पोर्शन में एक बड़ा चेंज आया है आपके। कैसा चेंज आया है कि ये जो चेंज है इसमें आपका ग्रामेटिकल पोर्शन ऑलमोस्ट हटा दिया गया है, यानी कि एरर्स जो आती थी अब नहीं आएंगी, और अगर एरर्स आएंगी भी तो किससे रिलेटेड आएंगी, प्रेपोजिशन से ज्यादातर रिलेटेड होंगी, अगर आती हैं तो। वैसे अब आने का चांसेस बहुत कम हो गया है, अब इनको वो दूसरे तरीके से रखेंगे। अच्छा, इसके अलावा पहले क्या होता था, आप पहले देखिए, पहले का जो पेपर होता था हमारा उसमें क्या होता था, उसमें आर्टिकल्स, प्रपोजिशंस, बहुत कुछ चीजें थी, और उसमें लिखा हुआ था स्पेसिफिकली 10 सेंटेंसेस फॉर करेक्शन। तो बच्चे को ध्यान देना पड़ता था कि करेक्शंस करने हैं, यानी कि सेंटेंस में हमें ग्रामेटिकल सेक्शन को ठीक से पढ़ना है। अब बच्चे ध्यान से समझो, पहले हम इसी का डिस्कशन कर लेते हैं कि ये चीज क्या है। तो देखो, अब प्रपोजिशन आ गया आपके सामने, अब प्रपोजिशन से रिलेटेड ही चीजें होंगी। तो मतलब अब प्रपोजिशन से रिलेटेड बातें होंगी। जैसे जनरली हम जो प्रपोजिशन यूज करते हैं, तो प्रपोजिशन एक तो होता है क्या, एट, इन, ऑन कहां लगेगा, और एक होता है कि फिक्स्ड प्रपोजिशन क्या होगी। तो फिक्स्ड प्रपोजिशन एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू जिस पर क्वेश्चंस हमेशा से आते ही आते हैं, है ना, ये बात आप ध्यान रखिएगा, जिसके साथ प्रपोजिशन, एक पर्टिकुलर प्रपोजिशन लगनी ही लगनी। जैसे अगर मैं ऐसे सेंटेंस लिखूं, आई एम हैबिचुअल, आई एम हैबिचुअल ऑफ वॉकिंग एवरी डे, तो मैं प्रतिदिन वॉक करने का आदी हूं। तो आपसे वो कहेगा क्या कि इस सेंटेंस को ठीक करो, तो एरर पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ सकता है, या वो ऐसे कह सकता है कि इस पर्टिकुलर, अभी मान लीजिए यहां पर ऐसे कर दिया जाए, इस पर्टिकुलर ब्लैंक में कौन सी प्रपोजिशन आएगी। तो ये तरीका हो सकता है, या तो वो सीधा सीधा ऑफ लिख कर दे देगा आपको, है ना, ऑफ लिख कर दे दिया उसने। अब आपसे पूछ रहा है कि क्या यही प्रपोजिशन आएगी या एरर आपको बतानी है, या हो सकता है कि वो इस तरह से रख दे कि क्या प्रपोजिशन आएगी। मैं यहां पढ़ाने नहीं आया आपको, मैं आपको बताने आया हूं। हालांकि क्या प्रपोजिशन आती है जनरली बच्चे इसके बारे में समझते हैं, तो टू हम इसको लगाकर ठीक कर लेते हैं। आई एम हैबिचुअल टू वॉकिंग एवरी डे, वॉक नहीं करना, वॉकिंग करना, क्यों करते हैं वो अलग बात है। ठीक है,
तो इस तरह की चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब प्रपोजिशन आपसे इस तरह से पूछा जाएगा, क्योंकि एरर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है या फिलअप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या लिखा था अपना अगला पॉइंट ऑफ व्यू? उन्होंने अगला पॉइंट ऑफ व्यू ये लिखा है कि आपको एक ही वर्ड को अलग अलग तरीके से यूज करना है। आप देखिए यहां पर लिखा हुआ है क्या, गौर से देखिए, यहां लिखा हुआ है क्या, द सेम वर्ड यूजेस अ डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच, है ना। तो ये कैसे यूज होता है, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये कैसे यूज होता है, बहुत सिंपल है। सपोज आपके पास एक वर्ड है, उन्होंने आपको एक वर्ड दिया वर्क, और उन्होंने आपसे कहा है क्या कि वर्क को आपको कैसे इस्तेमाल करना है, वर्क को आपको इस्तेमाल करना है नाउन की तरह। ठीक है, या वो आपसे कहेंगे वर्क को इस्तेमाल करिए वर्ब की तरह, या वो आपसे कहेंगे वर्ब को इस्तेमाल करिए एडजेक्टिव की तरह। मैं आपको सारा कुछ बताने के लिए नहीं हूं अभी, क्योंकि ये अभी पढ़ाने पढ़ने का समय नहीं है, अभी अब सिर्फ समझाने का है। हो सकता है कि वो आपको एक वर्ड दे दे कोई और, जैसे होम। अब आपसे उन्होंने कहा कि होम को कैसे यूज करिए, नाउन की तरह यूज करिए, या होम को एडजेक्टिव की तरह यूज करिए, या होम को एडवर्ब की तरह यूज करिए। तो बेटा आपको ये सब आने चाहिए कि कैसे उनका यूज किया जाता है। तो इन वर्ड्स पर फोकस्ड रहेंगे हम लोग, जब हम इन्हें करेंगे तो इन वर्ड को फोकस करते हुए इन चीजों को आगे बढ़ाएंगे। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। सपोज वर्क तो सिंपल है, होम के साथ समझ लेते हैं, या दोनों, इन दोनों के एक एक क्वेश्चन, एक एक दो दो पॉइंट देख लेते हैं। तो पहले हम वर्क को नाउन और वर्ब में कैसे यूज इस्तेमाल करते हैं, और होम को नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब तीनों तरह से इस्तेमाल करके एक थोड़ा सा कार्यक्रम कर लेते हैं, ताकि आपको भी समझ में आएगा। तो जैसे मैं अगर ऐसे लिखूं, आई हैव सम वर्क टुडे, आज मुझे कुछ काम है। वर्क अनकाउंटेबल होता है तो पीस ऑफ वर्क भी लिख सकते हैं, और मैनी पीसेस ऑफ वर्क लिख सकते हैं, पर आ वर्क नहीं लिखेंगे, सम वर्क भी लिख सकते हैं। तो इसमें जो वर्क आया वो कैसे आ गया है, नाउन के तौर पर। ये डिटर्मिनर है तो साथ वर्क नाउन के तौर पर लगा हुआ है। ठीक, दूसरी चीज, वर्क को वर्ब के तौर पर, आई हैव वर्कड हियर फॉर आ नंबर ऑफ ईयर्स, मैंने कई सालों से यहां काम किया है। मैनी ईयर्स नहीं लिखते, जो ऑब्जेक्टिव केस है मैनी का प्रयोग कम करते हैं, या ऑब्जेक्टिव के साथ मैनी का प्रयोग करते हैं। तो हम लिखेंगे आई हैव वर्कड हियर फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स, मैनी ईयर्स भी लिख देते हैं बच्चे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर जो वर्क इस्तेमाल हुआ वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ, यहां पर कैसे इस्तेमाल हुआ है, नाउन के तौर पर। होम का भी ऐसे यूज होता है, जैसे लिखा है क्या, आई एम गोइंग टू माई होम। तो ये माय आ गया, माय डिटर्मिनर है, इसके साथ लगाओ होम, क्या बन गया, नाउन बन गया। कैसे बनते हैं वो हम बाद में देखेंगे, अभी सिर्फ आपको बता रहा हूं। अभी एक सेंटेंस, आई एम गोइंग तो आपको क्या करना है, पहले उसका मीनिंग क्लियर कर देना है कि होम का मतलब क्या होता है, वर्क का मतलब क्या होता है, नाउन के तौर पर या वर्ब के तौर पर या एडजेक्टिव के तौर पर, और फिर उसके बाद आपको सेंटेंसेस बनाने होंगे। तो दिस इज कॉल्ड एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन आपको रखनी होगी। समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो इस तरह से आपके सामने आएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इसमें एक और चीज दी गई थी, वो क्या था वो भी समझ लेते हैं। उन्होंने कहा क्या, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन आएगी, तो कोई भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन उठा लीजिए। एग्नोस्टिक है, स्टोइक है, नास्तिक के लिए क्या यूज होता है वर्ड, एथीस्ट यूज होता है, थीस्ट यूज होते हैं, अथीज्म यूज हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो सकते हैं, आप उनका यूज वहां कर सकते हैं, है ना। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं कि आप उनका मीनिंग बता देंगे, आपको उसका सेंटेंस में भी यूज करके दिखा रहा हूं। जैसे मैं कहूं मैं आस्तिक हूं तो आई एम अ थीस्ट, है ना। मैं कहूं मैं नास्तिक हूं, आई एम एन अथीस्ट। तो इस तरह के सेंटेंसेस आपको बनाने होंगे, सिंपल सेंटेंसेस रखिएगा। वर्ड्स ऑफ्टन कंफ्यूज्ड और मिसयूज्ड, ये भी आपको पता ही है, ये भी आप कैसे देख सकते हैं। जैसे पहले भी हमने इसके बारे में पढ़ा है और आपने जरूर इसको देखा होगा। जैसे एक वर्ड होता है कॉन्फिडेंट, और एक वर्ड होता है कॉन्फिडेंट।
लास्ट में ईएनटी है, यहाँ एएनटी है, ये एडजेक्टिव के तौर पर हो जाता है और ये नाउन के तौर पर हो जाता है ना। तो ये जो एडजेक्टिव है और ये जो नाउन है समझने की कोशिश करेंगे एग्जैक्टली क्या है। आप सबसे पहले इसका मीनिंग एक्सप्लेन करेंगे कि कॉन्फिडेंट का मतलब होता है समवन इज श्योर अबाउट हिमसेल्फ और समथिंग, और कॉन्फिडेंट कौन होते हैं, वन हु शेयर्स सीक्रेट विद यू, वन हु शेयर्स सीक्रेट विद यू। अब आपको इसके साथ एक सेंटेंस बना देना है, फिर एक सेंटेंस बनाएंगे, यहां उसका मीनिंग लिखेंगे, आई एम कॉन्फिडेंट, इतना भी करके छोड़ देंगे तो भी वो आपको मार्क्स दे देगा, क्योंकि ये भी एक प्रॉपर सेंटेंस है। और कॉन्फिडेंट CONFIDENT एक नाउन है, मैं ऐसे लिखूं ही इज माई कॉन्फिडेंट, तो जो आपके राज को शेयर करता है वो क्या कहलाता है, कॉन्फिडेंट कहलाता है। तो इस तरह से चीजें आपके सामने आती हैं। समझ पा रहे हैं मेरे बच्चों मेरी बात? तो इस तरह की चीजों का ध्यान रखना होगा आपको, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स ध्यान में रखिएगा, या इस तरह का आपके नए सिलेबस में प्रावधान किया गया, प्रोविजंस किए गए हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक। अच्छा, पिछले वाले सिलेबस में क्या हो गया है, उस सिलेबस में काफी सारी चीजें, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था, फ्रेजल वर्ब्स भी थे, लेकिन सिनोनिम एंटोनिम्स अब नहीं है, पहले हुआ करते थे। तो क्या क्या हट गया है यहां देखने की कोशिश करिए, क्या क्या हट गया है। अब सिनोनिम्स एंटोनिम्स चले गए हैं, नरेशन चला गया, वॉइस चला गया, टेंसेस चले गए, मॉडल्स चले गए हैं, आर्टिकल्स डिटरमिनर्स नहीं है। और क्या क्या बच गया है, ठीक है, और हमारे पास क्या क्या बच गया है, फ्रेजल वर्ब्स हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वर्ड्स ऑफ्टन कंफ्यूज्ड और मिसयूज्ड है, और प्रेपोजिशन, और एक और ऐड हो गया है, सेम वर्ड्स डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच में कैसे यूज किए जाते हैं, ठीक। बच्चों अब मैं आपसे जो बात बताने जा रहा हूं उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी हम उसको देखते हैं। तो पहले हमने देखा कि क्या क्या सिलेबस में था, उसको कैसे करना है वो बता दिया, व्हाट इज इन द सिलेबस, सिलेबस का कंपैरिजन कर लिया, क्या है सिलेबस है उसकी बात कर ली। अब स्ट्रैटेजी को डिस्कस करते हैं ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू में स्ट्रैटेजी क्या रहेगी हमारी, है ना। ग्रामर को लेकर हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो बेटा मैं एक सीधी सी बात कहूंगा कि हटा कुछ भी नहीं, सब कुछ है, लेकिन अब सब कुछ इनविजिबल हो गया है। बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, पुराने पेपर्स आप उठा के देखिएगा, उन्होंने कंजंक्शन से भी क्वेश्चन पूछा है, उन्होंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से भी क्वेश्चन पूछा है, उन्होंने एडजेक्टिव या एडवर्ब से आदि से भी या वर्ब आदि से भी क्वेश्चंस पूछे हैं। तो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ एक ही जगह पर रुक जाएंगे, सिर्फ प्रेपोजिशन से ही आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, वो अभी भी आपसे क्वेश्चंस अलग अलग टॉपिक से पूछ सकते हैं, पहली बात, ठीक है। तो पहली बात क्या है, एनी टॉपिक माइट बी आस्क्ड, संभावना कम है लेकिन फिर भी हम इसको लिखेंगे, एनी टॉपिक माइट बी आस्क्ड। तो हम सभी टॉपिक्स पर एक फौरी ज्ञान लेंगे, ठीक, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज वो कह रहे हैं आपको एक ही शब्द को आपको अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज करना है, ठीक है, तो वो भी करेंगे हम लोग। तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, बेसिक नॉलेज ऑफ ग्रामर। तो ग्रामर का बेसिक नॉलेज क्या होगा, खास तौर पर ये नॉलेज किससे रिलेटेड होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच से। नाउन, पूरी नाउन की डिटेल में नहीं जाना है कि सिंगुलर नाउन कौन से है, प्लूरल नाउन, इनमें बिल्कुल बात नहीं करनी, लेकिन नाउन की बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझना जरूरी है, क्या कि कोई वर्ड नाउन की तरह कैसे यूज होगा। और ये चीज मैं अपनी क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ा रहा था, आप जो बच्चे पढ़े हैं वो अक्सर देखते होंगे फंक्शन ऑफ अ नाउन, मैं ये क्लास में जरूर कराता हूं, मैं अलग अलग तरीके से करता था। पहले मैं आपने जो पुराने बच्चे पढ़े हुए हैं मैं उनको दो तरीके से कराता था, शुरुआत है बेसिक अंडरस्टैंडिंग और फिर हम डिटेल में जाते थे नाउन प्रोनाउन में। जो लोग बच्चे पढ़े हैं वो इस बात को जानते होंगे। तो जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो अब होगी, अब जो डिटेल्ड में पढ़ते थे हम आगे जाके नाउन, वो नहीं करना, ये गलती मत कर देना। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो ठीक नहीं है। कि नाउन होता क्या है ये जानना जरूरी है, फंक्शन ऑफ अ नाउन यानी कि नाउन काम कैसे करता है वाक्य में, सब्जेक्ट की तरह कहां रखा है, ऑब्जेक्ट की तरह कहां रखा है, या किस किस जगह पर उसका प्लेसमेंट होता है, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। प्रोनाउन कैसे यूज होता है, कहां उसका प्लेसमेंट होता है, एडजेक्टिव कहां यूज होता है, कहां इसका प्लेसमेंट होता है, एडवर्ब कैसे पहचाने, ये इंपॉर्टेंट है।
नाउ, NOW, नाउ का मतलब अभी होता है, तो ये एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रपोजिशन क्या है, ये पहचानना चाहिए आपको, क्योंकि वो तो आपके सामने लिख देगा कि इस शब्द का एडजेक्टिव की तरह यूज करो और एडवर्ब की तरह भी यूज कर दो इसका, या हो सकता है शब्द का यूज नाउन की तरह यूज करो और इसको वर्ब की तरह यूज कर दो। तो ये बेटा आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच का रखना होगा, बेसिक नॉलेज ऑफ ग्रामर। और इसमें भी मैं अगर आपको स्पेसिफिकली लेकर जाऊं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये चीजें जरूरी होंगी। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानकारी करना बहुत जरूरी है ना। उसके बाद वोकैबुलरी में हमारे पास क्या क्या रह जाएगा, हम कंफ्यूजेबल वर्ड्स पर बात करेंगे, कंफ्यूजेबल वर्ड्स पर अपनी बात करेंगे। अब हमारे पास जो मेन इशू है वो टाइमिंग का है, वो टाइमिंग थोड़ी सी बच जाएगी। पहले हमें डिटेल्ड में जाना पड़ता था, हमें आर्टिकल्स पढ़ाने पड़ते थे डिटेल, और आपको पढ़ने पड़ते थे, और डिटर्मिनर्स की बहुत डिटेल। तो अब ये सब नहीं करना है, अब लिमिटेड काम है हमारे पास, लेकिन उस लिमिटेड में भी हमें जोर लगाना होगा। तो कंफ्यूजेबल वर्ड्स हो गए, और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा जो फ्रेजल वर्ब्स, उनकी तरफ फोकस्ड होना है। फ्रेजल वर्ब्स या इडियम्स के बारे में हमें बात अब करनी होगी। गेटिंग द पॉइंट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब इसके बाद आते हैं बेटा और क्या क्या चेंजेस हुए हैं उसको देखने की कोशिश करते हैं। अब आप समझो, और क्या चेंजेस हुए हैं अब देखते हैं। पार्ट बी में कॉम्प्रिहेंशन ऑफ अनसीन पैसेज 300 वर्ड्स अप्रोक्सीमेटली, ये 300 वर्ड का आएगा आपके पास, 5 क्वेश्चन होंगे उसमें, और प्रेसी राइटिंग होगी जिसको आपको ऑफ द सेम पैसेज, मतलब एक ही पैसेज की प्रेसी राइटिंग भी लिखनी होगी। ये बात ध्यान दो, comprehension of the unseen passage 300 words approximately, 5 question based on the passage, the pressy writing of the same passage approximately 100 words। तो उसी का 100 words में आपको प्रेसी राइटिंग भी करना होगा और आपको पैसेज भी करना होगा। अच्छा, यहां क्या होता था इसको देखने की कोशिश करिए। यहां उस टाइम पर क्या होता था, ध्यान से समझो। वो क्या करते थे उस टाइम, comprehension of unseen passage 200 words, 250 words approximately, 5 question based on the passage, और क्वेश्चन आंसर स्टडी प्रेफरेबली ऑन वोकैबुलरी, और प्रेसी राइटिंग इसके लिए पहले अलग से होता था, अब साथ में ही हो गए हैं दोनों। ट्रांसलेशन ऑफ 5 सेंटेंसेस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, ये बी पार्ट में होता था 30 मार्क्स के लिए। अब यहां क्या कर दिया उन्होंने, इसको समझने की कोशिश करें कि अब इसमें ट्रांसलेशंस भी है, तीनों चीजें हैं, लेकिन एक ही पैसेज में आपको प्रेसी राइटिंग भी करनी है और क्या करना है, उसका कॉम्प्रिहेंशन में उसके क्वेश्चंस के आंसर्स भी करने हैं। तो उसी कॉम्प्रिहेंशन अनसीन पैसेज 300 वर्ड्स अप्रोक्सीमेटली, 5 क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पैसेज एंड प्रेसी राइटिंग ऑफ द सेम पैसेज, उसी पैसेज का आपको प्रेसी राइटिंग लिखना होगा। ध्यान, ये हम पहले भी करते रहे, तो ये बड़ी सी नहीं, ये ऑलमोस्ट सेम है, 30 मार्क्स का है। ठीक, पार्ट सी कॉम्पोजिशन लेटर राइटिंग, यहां पर अब क्या हो गया है, पैराग्राफ राइटिंग हट गया है। यहां पर ऑफिशियल लेटर, डेमी ऑफिशियल, ऑफिशियल मेमोरेंडम, अब इनको लागू कर दिया गया है। बाकी चीजें इसमें से, यानी कि पहले ऑब्लिक करके लिखा होता तो रिपोर्ट लिखी है, एप्लीकेशन लिखी, लेटर लिखी, तो रिपोर्ट खत्म हो गया है, पैराग्राफ राइटिंग खत्म हो गया, एलैबोरेशन ऑफ थीम रह गया है, ये हम पहले भी कर रहे थे, और ऑफिशियल लेटर्स, डेमी ऑफिशियल, ऑफिशियल मेमोरेंडम, ये सब होता है। जैसे ऑफिशियल मेमोरेंडम कुछ नहीं, इसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, रिपोर्ट है, यहाँ पर रिपोर्ट राइटिंग है, रिपोर्ट राइटिंग दिया है, सॉरी देखिएगा यहाँ पे रिपोर्ट राइटिंग लिखा हुआ है। तो ऑफिशियल लेटर है, आपको पता ही हम लोग पहले से लेटर लिख रहे थे, लेटर टू द मैजिस्ट्रेट, एडिटर, ये सब। डेमी ऑफिशियल में थोड़ा सा पर्सनल टच हो जाता है, थोड़ा सा हम इसमें इमोशंस को यूज कर लेते हैं, लेकिन ये भी ऑफिशियल्स होते, ऑफिशियल लेटर्स होते हैं, पर्सनल टच आ जाता है। मेमोरेंडम क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शंस वगैरह के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ये ऑफिस के अंदर ही होते हैं, डिटेल में भी बिल्कुल ले जाएंगे। अच्छा, ऑब्लिक करके मैं देख नहीं पाया था, ऑब्लिक करके रिपोर्ट राइटिंग भी है, तो रिपोर्ट राइटिंग भी आएगी। ठीक, तो ये सब चीजें अभी बनी हुई हैं। ये भी कितने मार्क्स का है, 20 मार्क्स का। पहले क्या होता था उसको समझने की कोशिश करें। पहले हम क्या करते थे, पैराग्राफ राइटिंग थी, ठीक है, एलाबोरेशन ऑफ थीम था, लेटर राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग, ये सब थे। यानी कि डेमी ऑफिशियल और ऑफिशियल मेमोरेंडम ये बढ़ गया है, घट क्या गया है, पैराग्राफ राइटिंग उन्होंने घटा दी है। तो रिपोर्ट राइटिंग भी है इसमें, और रिपोर्ट राइटिंग के साथ साथ इसमें और क्या है,
रिपोर्ट राइटिंग के साथ साथ ऑफिशियल लेटर हो गए, डेमी ऑफिशियल हो गए, ऑफिशियल मेमोरेंडम हो गए, ये सब चीज उन्होंने जोड़ दी। तो समझ में आ गया, ये 20 मार्क्स। आगे देखो बेटा, अब जो जरूरी चीज है उसके बारे में समझने की कोशिश करो। ये जो ये जो प्रेसी राइटिंग वगैरह ये कितने मार्क्स का है अभी? 30 मार्क्स। और ये कितने मार्क्स का? 30 मार्क्स का। अब जो ट्रेंड चेंज हो गया है उसमें देखने की कोशिश करो। अब जो कंपोजिशन लेटर राइटिंग 20 मार्क्स का रह गया है, ये अभी भी 30 मार्क्स का है। तो टोटल कितने हो गए? ये 70 मार्क्स। ठीक है, हिंदी में क्या किया है, हिंदी में समझने की कोशिश करो कि हिंदी में उन्होंने कितना 30 यानी कि 90 का कर दिया है। तो इंग्लिश हो गई कितने की? 70 की। हिंदी कितने की हो गई? 90 मार्क्स की। तो टोटल कितना हो गया? 160 मार्क्स। ठीक, अच्छा इसमें 10% और ऐड कर दिए, 10 मार्क्स और ऐड कर दीजिए। क्यों? क्योंकि ये हिंदी में आता है क्या, एक जगह पर आपको मिल आएगा क्या कि 10 नंबर का आपको क्या करना है, तो वो जोड़ सकते हैं आप। दिए गए अंग्रेजी अनुवाद का, अंग्रेजी अनुच्छेद का हिंदी में अनुवाद लगभग 50 शब्द, तो ये भी 10 मार्क्स का ऑलमोस्ट होता है। तो ये भी मार्क्स उसी में अंग्रेजी वाले में ही जोड़ दिए जाते हैं। तो 70 + 10 और यहां फिर घट जाएगा वो मार्क्स, तो ये मार्क्स घटकर रह जाएंगे कितने? 80। तो अब कितना हो गया? 160। यानी कि 160 हिंदी और इंग्लिश दोनों हो गए। तो बचा क्या? बचा हमारा ये ऐसे। तो उन्होंने ऐसे, आपके शायद पहले भी ये चलता था फिर हट गया, अब फिर आ गया ये। तो ऐसे आपके यहां जरूर होगा। तो ध्यान से देखो मेरे बच्चों, ऐसे को उन्होंने जोड़ दिया है और ऐसे का पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करो। भाषा, साहित्य, सांस्कृतिक विरासत, इनमें से किसी पे लिखना है। समाज, शासन, सार्वजनिक मामले, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, सतत विकास, अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, वाणिज्य, समसामयिक घटनाएं, आपदाएं और राष्ट्रीय विकास पहल, राजस्थान संबंध, पर्यटन, संस्कृति, समसामयिक मुद्दे। बच्चे ये जो आप पढ़ रहे हो ना, पेपर 1 पेपर 2 आदि इन सब में, यानी जीएस जो पढ़ रहे हैं आप, वही सब कुछ आपको यहां लिखना है। और लिखना कितने शब्दों में है? 600 शब्दों में। अंग्रेजी भाषा में भी लिख सकते हैं और हिंदी भाषा में भी लिख सकते हैं। तो ज्यादातर बच्चे क्या लिखेंगे? हिंदी में लिखना पसंद करेंगे, लेकिन जो इंग्लिश मीडियम के वो इंग्लिश मीडियम में लिखेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ऐसे बच्चे 60 to 70% होंगे जो हिंदी में ही लिखना पसंद करें। क्यों? क्योंकि वो उसमें कंफर्टेबल होते हैं। तो बेटा आपको समझ में आया कि सिलेबस में क्या क्या बदलाव हुए हैं, कि उन्होंने ग्रामेटिकल पोर्शन खत्म नहीं करा, इनडायरेक्टली इनविजिबली अभी भी आपके साथ है, लेकिन अब उसका जो अंडरस्टैंडिंग है वो बदल गया है। अब हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग फोकस कर रहे हैं। और बच्चों आप पुरानी क्लासेस में मेरी देखिए, हम ये चीज पहले से करते चले आ रहे हैं। फंक्शन ऑफ अ नाउन, फंक्शन ऑफ अ प्रोनाउन, एडजेक्टिव क्या होता है। तो हम हमेशा पार्ट्स ऑफ स्पीच को 2 पार्ट में पढ़ते थे। तो बच्चे जुड़े हो वो जानते हैं, एक तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग शुरू में करते थे, फिर हम उसे डिटेल में पढ़ते थे बाद में। तो वो डिटेल में बाद वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। ठीक, तो ध्यान से समझने की बात है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है उस पर आते हैं। लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग अगर आप करते हैं इंग्लिश में तो, ट्रांसलेशंस, पैराग्राफ, एलाबोरेशन, रिपोर्ट राइटिंग, लेटर, ये सब, ये जितनी भी चीजें हैं इनके लिए आपको ग्रामेटिकल पोर्शन को देखना होगा। तो ध्यान से समझने की बात है। आखिरी बात है उस पर भी ध्यान दीजिएगा, जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो ये कि आपको लेटर्स, आपको ऐसे, आपको थीम, ठीक, ट्रांसलेशंस, ये सब चीजें आपको करनी है। तो ये सब चीजें करने के लिए ग्रामेटिकल पोर्शन जानना जरूरी है। अब बच्चे को टेंस ही नहीं पता, अब बच्चे को कंडीशनल सेंटेंसेस ही नहीं पता, अब बच्चे को वर्ब का यूज ही नहीं पता, जेरेंड नहीं पता, इन्फिनेटिव पता, तो वो करेगा कैसे इसे? तो ये सब चैप्टर्स भी अभी भी जरूरी हैं। तो टेंसेस उतने ही जरूरी जितने पहले थे। पहले एरर के पॉइंट ऑफ व्यू से करते थे, अब ट्रांसलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, यानी कि पढ़ने का तरीका बदल जाएगा। मैं बिल्कुल क्लियरली कह रहा हूं इस बात को कि हम पहले इसको ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू पढ़ते थे या उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते थे, एरर फाइंड आउट करते थे, पर अब वो नहीं करना। अब हम इसे कैसे पढ़ेंगे?
हमें सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं। हालांकि ये अपने पिछले बैच में हम लोगों ने ये चीज करी है, जो बच्चे जुड़े हैं वो जान सकते हैं, हमने बहुत सारे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सीखा था। मैंने एक ऐसा फॉर्मेट भी बताया था जो लेटर राइटिंग में सभी लेटर्स पर इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इस बार भी आपको बताऊंगा वो चीज, तो वो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट थी। हो सकता है बच्चों को उससे बहुत हेल्प मिली होगी, निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ ऐसा हुआ होगा। बाकी जो है हम नेक्स्ट क्लास में से अपने अगले, अगर हम जब नेक्स्ट सेशन शुरू करते हैं तो उसमें हम देखेंगे। तो फॉर्मेट ऑफ लेटर राइटिंग वो हर एक लेटर पर अप्लाई कर सकते हैं, खास जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं उनमें, जैसे आप अभी लिखेंगे ना जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं या जिनको आप कह रहे हैं आपको ऑफिशियल लेटर्स वगैरह ये सब कह रहे हैं उन पर। इसी तरह से टेंसेस वगैरह में, पैसिव वॉइस वगैरह में हमने क्या बहुत ज्यादा किया था, हमने बहुत ज्यादा इस बात पर फोकस किया था कि हम क्या करें, ट्रांसलेशंस करें। तो टेंसेस बहुत जरूरी है, पैसिव वॉइस बहुत जरूरी है ना, ये बहुत जरूरी है। इसी तरह से नरेशन भी बहुत जरूरी है। पर कैसे करना है नरेशन, ध्यान देने वाली बात है। हम नरेशन इसलिए नहीं पढ़ेंगे कि हम उसमें एरर्स को सुधार करेंगे, बल्कि हम नरेशन इसलिए पढ़ेंगे ताकि हम उसमें ट्रांसलेशंस कर सके, हम सेंटेंसेस क्रिएट कर सके। इसके अलावा एक और चैप्टर है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। This is again very important, we cannot ignore it, it is inevitable। तो इसको भी हम पढ़ेंगे, लेकिन इसको हम एरर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि एरर में पढ़ने में बहुत टाइम लगता है। तो हम अब क्या करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से कुछ इंपॉर्टेंट बातों पर डिस्कशन करेंगे ताकि हमें ट्रांसलेशंस में मदद मिले। और इसके अलावा कुछ और भी चैप्टर्स हैं, उनको नहीं लिखेंगे अभी यहाँ पर, वो समय रहते ध्यान में रहेंगे तब उनको बात करेंगे। लेकिन हमें ट्रांसलेशन के लिए ये सारे चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। हमें लेटर राइटिंग के लिए कि वाक्य बनता कैसे, हमें ये करना पड़ेगा। तो ज्यादा, अब देखिए कितना बड़ा चेंज आ गया। तो अप्लाइड ग्रामर आ गई अब, यानी कि स्ट्रक्चरल ग्रामर आ गई, कि आप सेंटेंस के स्ट्रक्चर, यानी कि जो हम यूपीएससी का मेंस का, क्वालिफाइंग मेंस का जो पेपर देखते हैं, बहुत हद तक वैसे ही हो गया। 600 मार्क्स का वहां भी ऐसे आता था, आपके यहां भी आता था। वहां इंग्लिश में लिखना है या हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं आप। वहां पर भी इडियम फ्रेजेस पर फोकस्ड है, वो वाला पेपर जो क्वालिफाइंग मेंस का यूपीएससी का, आपके यहां भी आ गए हैं। वहां पर भी वर्ड्स के साथ एप्लीकेशंस लगी हुई है, यानी कि कोई वर्ड आपको यूज करना है नाउन की तरह, प्रोनाउन की तरह, एडजेक्टिव की तरह। तो यहां भी आपके पास यूपीएससी मेंस में है, यहां भी क्वालिफाइंग आपके जो यूपीएससी क्वालिफाइंग मेंस के इंग्लिश के पेपर में होता है, वही सेम चीज यहां पर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो यूपीएससी का पेपर है, जो क्वालिफाइंग मेंस में हम यूज करते हैं या जो ग्रामेटिकल पोर्शन पढ़ते हैं, कुछ हद तक उसी का छोटा रूप, पूरी चीजें शामिल नहीं है लेकिन कुछ हद तक उसी का छोटा रूप यूपीएससी ने जैसा एग्जाम लिया है, मेंस लेती है, मेंस में इंग्लिश का जो एग्जाम लेती है क्वालिफाइंग इंग्लिश का, वैसा ही पेपर आरएएस मेंस में रखा जा रहा है, लेकिन रूप अब छोटा हो गया है उसका, है ना बच्चों। तो ये सब चीजें उसमें शामिल की गई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है सब चीजों पर फोकस करना। अब उन्होंने दायरा बढ़ा दिया है, घटाया नहीं है, अब दायरा बढ़ा दिया है। लेकिन बस फर्क इतना कर दिया है कि पहले हम ग्रामेटिकल सेक्शन में एरर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते थे, अब एरर्स पर हम बात नहीं करेंगे, हम ट्रांसलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। तो मैं आपसे फिर कह रहा हूं, टेंसेस, पैसिव वॉइस, नरेशन पढ़ेंगे, लेकिन हम एरर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ेंगे, हम ट्रांसलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, हम वाक्य बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। बाकी ग्रामेटिकल पोर्शन में मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई हैं। इसी तरह से लेटर राइटिंग क्या होता है वो तो ऑलरेडी आपको पता ही है, जो बच्चे पढ़ चुके हैं मुझसे या जो पढ़ रहे हैं, वो फॉर्मेट पर ही बात करेंगे ताकि आपके एक साथ सारे फॉर्मल लेटर एक साथ तैयार हो जाए। और ऐसी बहुत सारी बातों पर जब सेशन शुरू होगा तो हम इस पर चर्चा करेंगे। बच्चों बहुत ज्यादा जो है परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिलेबस में कुछ खास चेंजेस नहीं हुए हैं, लेकिन उन्होंने क्या करा है, अप्लाइड ग्रामर आपके लिए लेकर आ गए हैं। ये बहुत अच्छी बात है, आपको लिखना सीखना होगा, और जो बच्चे अच्छा लिख पाएंगे वो पेपर बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो इन्हीं बेस्ट विशेष के साथ इस बात को यहीं खत्म करता हूं। यूं ही दृष्टि के साथ हमेशा बने रहिए, जो कुछ भी दृष्टि है आज वो आपकी वजह से है। थैंक यू बीइंग विद मी, लव यू ऑल, जय हिंद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।